नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। साथ ही साथ मैंने इसको यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट का एक एक प्रश्न आपका एक एक कदम है जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएगा। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक, लेखक एवं चिंतक थे। वे अपने लेखों में लोक हितवादी उपनाम का प्रयोग करते थे, जिसके कारण इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और रूढ़िवादिता का विरोध किया। बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर बंगाल पुनर्जागरण के प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह आंदोलन का समर्थन किया तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनकी पुस्तक बहुविवाह प्रथा के विरोध में लिखी गई थी। उनके प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी से प्रारंभ हुई और इसके बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे। बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता घोषित किया और मंगल पांडे को इस विद्रोह का अग्रदूत माना जाता है। वी.डी. सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को किसने कहा? वी.डी. सावरकर। फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं, ये 25 क्वेश्चन का एक सेट नहीं, प्रैक्टिस सेट नहीं है। ये आपके कई क्वेश्चंस जो है, ये व्याख्या जो मेरी है, इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। और किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आए, घुमाकर भी पूछा जा सकता है। तो तथ्यों को पढ़ना बहुत जरूरी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 32। संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण जैसे रिट को दाखिल कर सकता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में की थी। इसका उद्देश्य देश सेवा के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार करना था। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में से प्रमुख थे। महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? जॉन सैंडर्स। 1928 में लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। मूल लक्ष्य पुलिस अधीक्षक स्कॉट था, लेकिन पहचान की भूल के कारण सैंडर्स मारा गया और इसी घटना से जुड़े लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को मृत्यु दंड दिया गया। उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें किस दिशा में बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर। लौटता मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की अवस्था है और इस समय पवनें सामान्यतः स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके पवनें तमिलनाडु तथा दक्षिण पूर्वी तट पर वर्षा कराती हैं। तमिलनाडु राज्य की अधिकांश वर्षा इसी मानसून के द्वारा होती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कालावधि में चलाया गया था? 1930 से 1934। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी
की दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य नमक कानून सहित अन्य अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों का विरोध करना था। इस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता 1931 भी हुआ। यह आंदोलन 1934 तक विभिन्न चरणों में चलता रहा। कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? परस्पर संवादात्मक। आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में परस्पर संवादात्मक शिक्षण को सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इससे विद्यार्थियों की जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, अभिव्यक्ति क्षमता तथा आत्मविश्वास का विकास होता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सहभागितापूर्ण शिक्षण पर भी बल देती है। चीन और भारत के मध्य की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच पूर्वी सीमा से संबंधित है। इसका निर्धारण 1914 के शिमला सम्मेलन में किया गया था। इसका नाम ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। हेनरी मैकमोहन, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैकमोहन रेखा का नाम किस ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर रखा गया है, तो हेनरी मैकमोहन इनका नाम है। रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान और डूरंड रेखा नाम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। निक्सन गोल्ड कप फुटबॉल खेल से संबंधित एक प्रतियोगिता है और फुटबॉल दो टीमों के बीच खेला जाने वाला एक लोकप्रिय खेल है। इसमें प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और इस खेल का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फीफा द्वारा किया जाता है तथा फीफा विश्व कप फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मानी जाती है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। मानचित्र। मानचित्र भूगोल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण सहायक साधन है। इसके माध्यम से स्थान, दिशा, दूरी, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन तथा राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन कराया जाता है। भूगोल में ग्लोब, एटलस और मानचित्र तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कक्षा शिक्षण में सबसे ज्यादा मानचित्र का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत में सिंचाई के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? ट्यूबवेल और नहरें। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों में नहरें, ट्यूबवेल, कुएं और टैंक शामिल हैं। वर्तमान समय में ट्यूबवेल और नहरें सिंचाई के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान देती हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल जो है ये सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जबकि राजस्थान और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में नहरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हरित क्रांति की सफलता में भी इन साधनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1987 में भारतीय कला, संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संस्थान लोक कला, शास्त्रीय कला, पांडुलिपियों तथा सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के तट पर बसा है? कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। हुगली गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक शाखा है और ब्रिटिश शासनकाल में 1772 से लेकर 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी भी रहा। 72 से लेकर 1911 तक हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु इस नदी पर बने हुए प्रसिद्ध पुल हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। लगभग 32.78 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों जो हैं उनमें रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया हैं। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत वर्तमान में विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान CFTRI कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
के अंतर्गत कार्य करता है। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य संरक्षण, पोषण एवं खाद्य गुणवत्ता पर अनुसंधान के लिए यह भारत का प्रमुख संस्थान है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो इस तरह की आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट दिखाई देंगे, अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड भी हैं, तो उनको आप सॉल्व करें, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। एसएसटी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। व्यायाम का लाभ है, क्या लाभ है? रक्त प्रवाह में वृद्धि भी है, भूख लगना भी है, फुर्तीलापन भी है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नियमित व्यायाम से शरीर में रक्त संचार जो है बेहतर होता है, पाचन क्रिया में सुधार आता है और शरीर में स्फूर्ति तथा फुर्तीलापन बढ़ता है। व्यायाम हृदय को स्वस्थ रखने, मोटापे को नियंत्रित रखने और मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक है। इसीलिए दिए गए सभी विकल्प व्यायाम के लाभ हैं। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? 1674। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। इसी अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और उनकी माता का नाम कभी कभी पूछता है तो इनकी माता का नाम जीजाबाई तथा इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। उन्होंने अष्टप्रधान मंत्री परिषद की स्थापना की थी। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद भी कहा जाता है। यह एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन के साथ कैल्शियम भी उपस्थित होता है। नाइट्रोजन की महत्ता यह है कि ये पौधों की वृद्धि और हरित भागों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम पौधों की कोशिका भित्ति को मजबूत बनाने में सहायक होता है। केले का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तना द्वारा। केला मुख्यतः तने द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है और इसके भूमिगत तने राइजोम से नए प्ररोह निकलते हैं जो आगे चलकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। इस विधि में बनने वाले जो नए पौधे होते हैं उसके गुण मूल पौधे के ही समान होते हैं, इसीलिए व्यावसायिक खेती में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट एक तीव्र आर्द्रता ग्राही उर्वरक है, अर्थात यह वायुमंडल से नमी को अवशोषित कर लेता है। इसी कारण इसके भंडारण करने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। यह एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है और पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का काम करता है। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? फूल आने के पश्चात की अवस्था। हरी खाद की फसल को फूल आने से पूर्व की अवस्था में खेत में पलटना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय पौधे कोमल होते हैं और उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। मिट्टी में मिल जाने के बाद ये शीघ्र ही विघटित हो जाते हैं और जैविक पदार्थ नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे भूमि में की उर्वरता क्षमता में सुधार होता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता अवधि कितनी होती है? 6 माह 6 सप्ताह। फ्रेंड्स, आपको ये आंसर बड़ा डाउटफुल लग रहा होगा क्योंकि 6 माह ही हर जगह दिया होता है। मैं समझा देती हूँ। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के द्वारा प्राप्त है और अब यह अध्यादेश का प्रभाव एक कानून के समान होता है, लेकिन विधानमंडल के समक्ष इसको प्रस्तुत करना होता है और 6 महीने का अंतर होता है दूसरी विधानसभा का सत्र शुरू होने में, और शुरू होने के बाद जब सत्र शुरू हो गया उसके बाद 6 सप्ताह तक इसको रखा जा सकता है। उसके बाद अगर स्वीकार्य विधानसभा को नहीं है तो ये खत्म हो जाता है, अपने आप ही समाप्त हो जाता है और इसकी अधिकतम प्रभावी अवधि 6 माह 6 सप्ताह मानी जाती है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप और भी हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।